अगस्तिन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा रहा था एल्कोहल में एल्कोहल की रिएक्शन बता रहा था और मैं एल्कोहल की कौन सी रिएक्शन बता रहा था जिनमें COH बंध का क्या हो, विखंडन। कौन से बंध का विखंडन हो? कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में जो बॉन्ड बना है उसका विखंडन हो। अब हम उसमें मैंने लास्ट रिएक्शन पढ़ाई थी आपको निर्जलीकरण। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, H2O का बाहर निकलना। और मैंने इसके लिए निर्जलीकारक भी बताए थे कुछ, लेकिन ध्यान रखना जो एल्कोहल्स होती हैं, जो ये कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल होती हैं, वो निर्जलीकरण के साथ साथ ईथर का भी निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ईथर का भी निर्माण करती हैं। और किसके साथ करती हैं? वही निर्जलीकारक के साथ। किसके साथ? निर्जलीकारक के साथ। निर्जलीकारक के साथ अब हम ये कह सकते हैं, जब हम निर्जलीकारक यूज लेंगे तो दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक तो निर्जलीकरण मतलब एल्कीन का निर्माण, और दूसरा ईथर का निर्माण। दूसरा क्या है? ईथर का निर्माण। अब देखिए ये रिएक्शन कब होती है और ये रिएक्शन कब होती है। ये दोनों रिएक्शन क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। यदि मान लिया इसका T1 टेम्परेचर है, इसका T2 टेम्परेचर है, तो ध्यान रखना निर्जलीकरण के लिए ऑलवेज T1 ज़्यादा होगा T2 से। क्या होगा? T1 ज़्यादा होगा T2 से, तभी निर्जलीकरण हो गई। और यदि T2 कम है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ईथर का निर्माण। ध्यान रखना, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है रिएक्शन का तो निर्जलीकरण होती है, और यदि टेम्परेचर कम है तो ईथर का निर्माण होता है। देखिए हम देखते हैं मैकेनिज्म इसकी। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लोगे आप निर्जलीकरण से आगे ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब देखिए इसमें हम क्या लेते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रखना ईथर का निर्माण किसके साथ होता है? ओनली 1 डिग्री एल्कोहलों के साथ। 1 डिग्री एल्कोहल, इसके साथ सांद्र H2SO4 प्लस क्या लेते हैं? इससे क्या बनता है? C2H5O C2H5। ये क्या बन गया? ईथर। और ये कंडीशन कब बनी है? जब इसका टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री सेल्सियस। और इसी से एल्कीन का निर्माण कब होता है? वही सांद्र H2SO4 लिया हमने। यदि इसकी टेम्परेचर क्या हो? 165 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण। किसका? एल्कीन का। तो समझ में आया, जब टेम्परेचर कम होता है तो ईथर का निर्माण होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब एल्कीन का निर्माण होगा। अब देखिए हमने डिहाइड्रेशन, एल्कीन का निर्माण या निर्जलीकरण की तो मैकेनिज्म पढ़ ली थी। अब ईथर का निर्माण किस प्रकार होता है वो देखिए। तो हमें अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले वही सांद्र H2SO4 है, तो ये क्या करेगा? H प्लस HSO4 माइनस H प्लस HSO4 माइनस, किस में टूट गया ये? H2SO4। H प्लस HSO4 माइनस में। अब देखिए ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पर एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और क्या बना लेगा? देखिए CH2OH, यहाँ पर H प्लस आया और ये अपने लोन पेयर इसको दे देता है। अब देखिए CH3 CH2 OH2
प्लस, ये हो गया। अब देखिए इसी में दूसरा अणु एल्कोहल का आता है, क्या दूसरा अणु एल्कोहल का आता है, और इस जो आपका ये चार्ज कंपाउंड बनाए, आवेशित कंपाउंड बनाए, उस पे क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। बैक अटैक मतलब SN2 मैकेनिज्म। और आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, और ये इस पे क्या करता है, बैक अटैक करता है। यहाँ से H2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और क्या बनेगा इससे, O CH2 CH3, और यहाँ पर देखिए यही हुआ है। यहाँ से इसने अटैक किया, H2O बाहर निकल गया, और यहाँ से ये क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया पूरा, और जो कोई इलेक्ट्रॉन देता है वो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चल जाते हैं, ऑक्सीजन पे, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, H+, और H+ किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, फिर दोबारा HSO4 के साथ, और क्या बना लेगा, H2SO4, क्या बना लेगा, H2SO4। इससे नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखिए इसमें मैं क्या किया है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और H+ बाहर, यहाँ पे क्या बना है, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब इसे बोल सकते हैं C2H5O C2H5। इसे क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन, क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन, या क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। अब समझ में आना चाहिए आपको, जैसे कि दो रिएक्शन दे रखी हैं पैरेलल में, और एक का तो टेम्परेचर दे रखा है कम और एक का टेम्परेचर दे रखा है ज़्यादा, तो ज़्यादा वाली से तो हम क्या बनाएंगे, एल्कीन, और कम टेम्परेचर वाले से क्या बनाएंगे, ईथर, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ये तो सारी किसकी रिएक्शन थी, C और O बॉन्ड क्लीवेज की, किसकी, C और O बॉन्ड क्लीवेज की। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, वो क्या होगी, O और H बॉन्ड क्लीवेज की, किसकी, O और H बॉन्ड क्लीवेज की। और आपको पता है जब O और H बॉन्ड क्लीवेज होता है तो H+ बाहर निकलेगा और O- बनेगा। H+ का निकलना, यदि कोई चीज़ H+ देती है तो वो उसके कैसे व्यवहार को बताती है, एसिडिक व्यवहार को। तो जो ये OH बॉन्ड क्लीवेज की जितनी भी रिएक्शन होंगी वो किसको बताएंगी कि एल्कोहल एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए देखिए अब कौन सी रिएक्शन है, सेकंड टाइप अपना, ऐसी रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, O और H बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा, O और H बॉन्ड क्लीवेज, बंद विखंडन की अभिक्रिया। ये आया समझ में। अब देखिए सबसे पहले आपने जब एक्सपेरिमेंट करे होंगे लैब में तो आपने एल्कोहल का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसमें हम टेस्ट करते हैं कि हम एल्कोहल में एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा
डाल देते हैं और एक गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। अब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो अब हम उसकी रिएक्शन देखेंगे, देखिए किस प्रकार। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, Na धातु के साथ रिएक्शन विद सोडियम। किसके साथ, रिएक्शन विद सोडियम। जब ROH की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, Na के साथ, तो क्या प्राप्त होती है हमें, RONA। और क्या निकलती है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये आप लैब में क्या करते हो, टेस्ट, लैब में इसका टेस्ट करते हो। अब देखिए मैं आपको एक और रिएक्शन बता रहा हूं, ROH, या इसे इस प्रकार ना लिख के आप किस प्रकार लिखोगे, क्या किया है, आपसे H2 गैस बाहर निकली है, एक H को संतुलित करने मैंने हाफ लगा दिया। इसे भी किस प्रकार लिखोगे, ROH। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है हमने, NaNH2 के साथ। किसके साथ, NaNH2 के साथ। यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस और NH2 माइनस। यहाँ पर क्या होगा, H प्लस और O नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। क्या बनेगा यहाँ पे, RONA, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा, NH3। क्या बना है, NH3। क्या बन गया, NH3। ये भी किसको शो करती है, इसकी एसिडिक प्रवृत्ति को, एल्कोहल की एसिडिक प्रवृत्ति को। अब हम देखते हैं कि कौन सा एल्कोहल मोर एसिडिक होता है, कौन सा एल्कोहल लेस एसिडिक होता है। और जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो एल्कोहल में ही नहीं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, सभी में काम आएगा। तो ध्यान से समझना इसको, ये आगे भी काम आएगा। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ, एल्कोहल में, एल्कोहल फिनॉल के कंपैरिजन में, सभी में। तो हम अब क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब देखिए एल्कोहल का ऑर्डर देखने के लिए एक तो ये है कि आप डायरेक्टली याद कर लो कि हाँ कौन सा एल्कोहल जब मोर एसिडिक होता है, कौन सा लेस एसिडिक होता है। और एक होता है कि आप कंसेप्ट समझो कि ये मोर एसिडिक होता क्यों है, लेस एसिडिक होता क्यों है। देखिए मैं क्रम बता देता हूं, कौन सा मोर एसिडिक होता है, कौन सा लेस एसिडिक होता है। 3 डिग्री लेस एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन methyl alcohol, then methyl alcohol। अब देखिए देन मेथिल एल्कोहल। अब ये समझ में आया तो हम ये कह सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल सबसे लेस एसिडिक होते हैं, सबसे ज्यादा मोर एसिडिक क्या होता है, क्या, मेथिल एल्कोहल। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है और इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने एप्लीकेशन बताई थी। तो मैंने उसमें बताया था आपको स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। मैंने उसमें क्या बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। और मैंने उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। क्या बताया था, एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, ROH। क्या होता है, यही होता है एल्कोहल, चाहे वो 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, मेथिल एल्कोहल हो, ROH से शो करते हैं। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि ये अपना H प्लस दे। जब ये अपना H प्लस दे देता है तो यहाँ पर क्या बना लेता है, RO नेगेटिव। और ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग जो एसिड अपना H प्लस देने के बाद जो भी
कंपाउंड बनाते हैं या जो भी इंटरमीडिएट बनाते हैं या जो भी आयन बनाते हैं वो उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, हम इसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं तो ये क्या है, एसिड, और इसमें से H+ निकलने के बाद ये क्या हो गया है, कॉन्जुगेट बेस। क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? आपने ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी देखी होगी। ऐसे कंपाउंड जो H+ त्यागते हैं वो क्या होते हैं, एसिड, और एसिड जो एसिड होते हैं H+ त्यागने के बाद क्या बनाते हैं ब्रोंस्टेड के अनुसार, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। तो एसिड ने H+ त्यागा तो क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस। अब हम इस कॉन्जुगेट बेस की क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। हम इसकी क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। इसकी क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही एल्कोहल क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। रीज़न क्या है उसका, देखिए एसिड है, इसने H+ दे दिया और ये स्टेबल आयन बना रहा है, स्टेबल आयन बना रहा है, तो मतलब ये इस जो आपकी रिएक्शन है इस तरफ जाना चाहेगी, मतलब H+ इजीली निकलना चाहेगा। और स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी एसिडिक नेचर भी वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर ऑफ द एल्कोहल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने ये लिखा है स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ द एल्कोहल। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ी एसिडिक नेचर ऑफ द एल्कोहल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा चार्ज बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज। और मैंने प्रीवियस क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया है। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय चार्ज्ड के। कैसे, आवेशित से उदासीन स्पीसीज क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। अब आपको पता है ये चार्ज स्पीसीज है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि पॉजिटिव होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे जिससे वो न्यूट्रल हो, और नेगेटिव होगा उससे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो आपने देखिए अब ये कॉन्जुगेट बेस बना है तो ये नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन से हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो इससे कैसे ग्रुप जुड़े होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसकी स्टेबिलिटी को मैं ये लिख सकता हूं, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, -I, -H, -R। ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब नेक्स्ट देखिए ये, और इनकी स्टेबिलिटी किन चीजों से घटेगी, किन चीजों से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो इसके क्या हो जाएंगे, 1 प्रोपोर्शनल। जब -I से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो +I से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +H ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +R। ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस ये आने चाहिए। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि -I वाले ग्रुप कौन से होते हैं, +I वाले ग्रुप कौन से होते हैं, -R वाले ग्रुप कौन से होते हैं, -H वाले कौन से होते हैं, +H वाले कौन से होते हैं। ये सारे सभी आपको आने चाहिए। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्डर कैसे आया।
अब हम क्या देखेंगे कि ये जो ऑर्डर आया है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये आया कैसे। इसी कंसेप्ट से सबसे पहले एसिड लेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल में से H+ निकाला, कॉन्जुगेट बेस देखा, कॉन्जुगेट बेस देखा, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, स्टेबिलिटी चेक करोगे जो दो एल्कोहल लिए हैं उन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए पूरे को, ये सारी क्या है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एसिड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो मैंने एल्कोहल लिया है इसलिए एल्कोहल का एसिडिक नेचर देख रहे हैं। यहाँ पर यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर देखेंगे। तो ये कंसेप्ट किस पे लागू है, सभी कंपाउंड्स पे लागू है जो एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब देखिए अपन देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं लूंगा मिथाइल एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। हम सबसे पहले क्या लेंगे, मिथाइल एल्कोहल क्या होता है CH3OH, और दूसरा 1 डिग्री एल्कोहल क्या ले रहे हैं हम CH3CH2OH। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला है, हमको इसकी एसिडिक नेचर चेक करनी है। अब एसिडिक नेचर चेक करनी है तो सबसे पहले देखो कि एसिडिक नेचर से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, H+ निकालेंगे, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ से H+ निकाला तो यहाँ पर क्या बना CH3O-, यहाँ से H+ निकाला तो यहाँ पर क्या बना CH3CH2O-, या ये बोल सकते हैं C2H5O-। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, इन दोनों की स्टेबिलिटी। मैंने बोला है स्टेबिलिटी एसिडिक नेचर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, +I वाले। ये कैसे ग्रुप हैं, CH3 कैसा है +I, ये भी कैसा है +I। तो आपको पता है +I वाले ग्रुप जो होते हैं इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, स्टेबिलिटी को कम करते हैं। अब कौन सा ज़्यादा कम स्टेबिलिटी को कर रहा है और किसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। दोनों के जुड़ने से स्टेबिलिटी कम तो हो रही है, लेकिन किससे ज़्यादा कम हो रही है और किससे थोड़ा कम हो रही है। देखिए CH3 का जो +I होता है वो होता है कम, और C2H5 का +I क्या होता है, ज़्यादा। C2H5 का +I क्या होता है, ज़्यादा। और जितना ज़्यादा +I होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये स्टेबल कम है तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, कम। तो मैंने बोला है 1 डिग्री एल्कोहल कम एसिडिक होता है बजाय मेथिल एल्कोहल के। समझ में आया कैसे। यहाँ पर देखिए CH3 का +I कम होता है, C2H5 का +I ज़्यादा होता है। दोनों को कंपैरिजन किया, दोनों को कंपैरिजन करने पर क्या हुआ, दोनों को कंपैरिजन करने पर हमने देखा कि इसका +I ज़्यादा है। और आपको पता है जैसे जैसे +I बढ़ता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर +I ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम, तो इसकी स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक नेचर भी कम। तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा बजाय इसके। इसलिए मेथिल एल्कोहल मोर एसिडिक होता है बजाय 1 डिग्री एल्कोहल के। समझ में आया कि कैसे हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये तो हो गई 1 डिग्री और मेथिल एल्कोहल की बात। अब सेम हम 2 डिग्री 3 डिग्री पे देखेंगे। ये देखिए 2 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल, इसमें से सेम वही कंसेप्ट। सबसे पहले क्या करोगे, H+ निकालो, H+ निकाल के क्या बनेगा, ये नेगेटिव, ये भी क्या नेगेटिव। समझ में आया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर तो ये H+ जो CH3 है इसका I थोड़ा सा, यहाँ पर I C2H5 का
उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई दो तरफ से लग रहा है, एक तो इस CH3 का, एक इस CH3 का, तो ये इस नेगेटिव आयन को और ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल कर रहा है, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ अनस्टेबल, अस्थायी कर रहा है। अनस्टेबल जितना अनस्टेबल करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम हो जाएगा। तो देखिए ये और भी इसका प्लस आई और भी बड़ा, इसका प्लस आई सबसे बड़ा, इसका प्लस आई सबसे बड़ा। अब देखिए तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका है? 3 डिग्री का। जितना ज़्यादा प्लस आई होता है उतनी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की क्या होती है? कम होती है। कम होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है तो एसिडिक नेचर भी कम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इसका, तो स्टेबिलिटी सबसे कम इसकी, तो सबसे कम एसिडिक कौन सा? 3 डिग्री। तो मैंने भी यही लिखा है कि 3 डिग्री सबसे कम एसिडिक नेचर है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल एल्कोहल। अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसे आप घर से करोगे और मुझे बताओगे उसमें इफेक्ट कौन सा लग रहा है। प्लस आर माइनस आर प्लस एच माइनस एच प्लस आई माइनस आई। एग्जाम्पल लिखो उसका। एग्जाम्पल लिखिए। अब आपको इन चारों, ये एक एग्जाम्पल है, आपको इसका क्या बताना है? एसिडिक नेचर ऑफ द एल्कोहल, इसका एक क्रम में व्यवस्थित करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, एस्टरीकरण, एसिलीकरण और इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और डाइहाइड्रिक एल्कोहल में भी सेम हम क्या पढ़ेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी फिर केमिकल रिएक्शन। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन आती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो आपके बहुत ही पेपर में पूछी जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।